जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका ज्ञान लो कॉमर्स क्लासेस में। आपके माता पिता को सत श्री अकाल, आदाब। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। देखिए, इसमें आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का हम बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन है व्यवसायिक पर्यावरण विश्लेषण की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑप्शन है अ सतत प्रक्रिया है, ब उचित रणनीति का निर्माण, स अंतर संबंधों का ज्ञान, ये सभी। यानी आपका ऑप्शन क्या है? आपका ऑप्शन यानी ये सभी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। यानी इसमें होगा ये सभी। ठीक है। उसके बाद से स्वाट विश्लेषण तकनीकी में शक्ति व दुर्बलताओं का संबंध होता है। आंतरिक पर्यावरण से, बाह्य पर्यावरण से, ब दोनों से, ब दोनों में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या है? ए सही है। क्योंकि देखिए, इसमें स्वाट को हम परिभाषित करेंगे तो SWOT, यानी यस का मतलब यानी स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है? स्ट्रेंथ, STRENGH T, यानी स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद से वीकनेस होता है, वीकनेस। उसके बाद से अपॉर्चुनिटी होता है। क्या होता है? अपॉर्चुनिटी। ठीक है। उसके बाद से आपका थ्रेट्स होता है, यानी धमकी। क्या होता है? थ्रेट्स यानी धमकी। तो देखिए, आपका जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है, यानी यह दोनों पार्ट है, यह आपका क्या है? यानी ये आपका इंटरनल होता है। क्या होता है? इंटरनल, यानी आंतरिक होता है। कोई व्यक्ति यानी अपने अंदर, यानी वो अपनी शक्ति और कमजोरी को पता कर सकता है कि हमारे अंदर क्या शक्ति है, क्या कमजोरियां हैं। और अपॉर्चुनिटी जो होता है, बाहरी तत्व होते हैं। क्या होते हैं? बाहरी, यानी एक्सटर्नल तत्व होते हैं। यानी एक्सटर्नल तत्व यानी बाहर, यानी एक व्यक्ति अवसर मिलने पर ही क्या उसका लाभ उठा सकता है, धमकियां मिलने पर ही क्या कर सकता है, यानी खतरों से वो बचने का संभावना करेगा, यानी कोशिश करेगा। ये दोनों क्या होते हैं? बाहरी तत्व होते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट है आपका, भारत में राष्ट्रीय आकलन कौन करता है? देखिए, भारत में राष्ट्रीय आकलन, ऑप्शन है योजना आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो ऑप्शन यानी सी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। यानी भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। उसके बाद देखिए, एक दिया है आरबीआई। तो आरबीआई के संबंध में हम आपको बताएंगे। यानी आरबीआई होता क्या है? तो आरबीआई को बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना यानी 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। जैसे इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। फिर से इसकी स्थापना का यानी विचार सबसे पहले यानी किस समिति ने लिया? इसकी स्थापना का विचार सबसे पहले हिल्टन यंग समिति ने यानी 1926 में लिया। उसके बाद से 1926 में लिया, और इसके बाद से इसकी अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका अधिनियम यानी क्वेश्चन पूछता अधिनियम कौन सा पारित किया गया? तो 1934 अधिनियम के तहत इसकी स्थापना का उद्देश्य यानी पूरा किया गया। उसके बाद से आरबीआई से संबंधित और क्वेश्चन आता है कि आरबीआई के क्या कार्य हैं? तो आरबीआई के यानी पहला कार्य है नोट निर्गमन का कार्य। यानी जो नोट निर्गमन होता है कौन करता है? नोट निर्गमन का कार्य यानी आरबीआई करता है। यानी केंद्रीय सरकार के कहने पर नोट निर्गमन कार्य आरबीआई करता है, जिसमें 1 रुपये के नोट यानी वित्त मंत्रालय द्वारा यानी वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। उसके बाद से 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का नोट यानी कौन निर्माण करता है? तो आपका यानी कौन निर्माण करता है? यानी आरबीआई। आरबीआई के यानी कौन? यानी गवर्नर द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद से आरबीआई यानी पैसा निर्मित करता है, तो उसके पूछे वो अनुपातिक कोष पद्धति का प्रयोग करता है। किसका पद्धति का? तो अनुपातिक कोष पद्धति का प्रयोग करता है। उसमें 115 करोड़ की प्रतिभूतियाँ, यानी 115 करोड़ की प्रतिभूतियाँ और 85 करोड़ की यानी आपका यानी सोना चांदी क्या रहता है उसमें रखा जाता है। तब यानी क्या
पैसा यानी नोट निर्गमन का कार्य किया जाता है। उसके बाद से देखिए एक होता है बैंक दर। क्या होता है? बैंक दर। एक होता है आपका बैंक दर। तो बैंक दर क्या होता है? तो बैंक दर वह दर होता है यानी जिस दर पर यानी बैंक क्या करता है, यानी आरबीआई बैंक से क्या करता है, यानी ऋण लेता है, उसे हम बैंक दर बोलते हैं। यानी बैंक दर से आशय ऐसे दर से है जिसमें एक बैंक आरबीआई से क्या करता है, रहता है, उसे बैंक दर कहते हैं। एक होता है रेपो रेट होता है, एक रेपो रेट होता है, एक रेपो रिवर्स रेट होता है, रेपो रिवर्स रेट, रेपो रिवर्स रेट। तो रेपो रेट और रेपो रिवर्स रेट क्या होता है? तो रेपो रेट से आशय ऐसे रेट से है जिस दर पर यानी ये क्या करता है, आरबीआई बैंक अन्य बैंकों को यानी क्या करता है, ऋण देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रिवर्स रेट यानी जिस रेट से यानी क्या करता है, आरबीआई दूसरे से यानी ऋण लेता है, यानी ऋण लेगा, तो ऋण लेगा तो किस रेट पर लेगा, यानी ऋण आपका यानी रेपो रिवर्स रेट पर लेता है। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान का कार्य सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। यह अनुमान किस वर्ष के लिए किया गया था? तो यह अनुमान किस वर्ष के लिए किया गया था, तो आप बताइए। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1800 यानी 97 से 98, 1867 से 68, 1877 से 78, 1888 से 87 से 88। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर यानी अ सही है कि ब सही है कि स सही है कि आपका ऑप्शन नंबर द सही है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका ब सही है, यानी ब पर मुहर लगाएंगे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति नियुक्त की थी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है प्रोफेसर B.K.R.B. राव, प्रोफेसर P.C. महलनोबिस, प्रोफेसर D.R. गाडगिल, प्रोफेसर B. नटराजन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका ऑप्शन सही है प्रोफेसर P.C. महलनोबिस। उसके बाद से अगला है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार पर की जा रही है? तो वर्तमान में देखिए राष्ट्रीय आय की गणना जो है 2011-12 को आधार मानकर की जा रही है। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कुल उत्पादन की गणना वर्तमान मूल्यों पर तथा स्थिर मूल्य दोनों पर की जाती है। यह कथन यानी है पूर्णतः सत्य है, आंशिक सत्य है, गलत है, अनिश्चित है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यानी पूर्णतः सत्य है, यानी कि ऑप्शन आपका आंशिक सत्य है कि गलत है कि अनिश्चित है, यानी आपका ऑप्शन यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा, यानी पूर्णतः क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है, CSO के अनुसार वर्ष 2017-18 में चालू कीमत पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर रही है। तो चालू व्यक्ति की आय में प्रति दर वृद्धि यानी कितनी रही है? इसके लिए ऑप्शन दिया है 6.2%, 8.6%, 5.3%, 4.5%। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें आपका ऑप्शन यानी 6 का ब सही है। क्या सही है? 6 का ब। यानी भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है, मुद्रास्फीति है, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व है, बचत की नीची दरें हैं, अर्ध बेरोजगारी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या, बी सही है। भारत में राष्ट्रीय आय वृद्धि के जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वे अधिकांशतः वो योजनाओं के अंतर्गत थे, यानी किस योजना के अंतर्गत थे? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? यानी प्राप्त नहीं किए जा सके, प्राप्त कर लिए गए, चरम मूल्यों पर प्राप्त कर लिए गए, स्थिर मूल्यों पर प्राप्त कर लिए गए। तो आपका ऑप्शन क्या सही है? ए वाला ऑप्शन सही है, प्राप्त अभी तक नहीं किए जा सके हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्र आय में तृतीय क्षेत्र का अंश यानी क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है तथा तत्पश्चात घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो सबसे पहले यानी क्या होता है, बढ़ता है, यानी आपका ऑप्शन यानी ए सही है। इसके बाद से देखिए सबसे पहले आप राष्ट्रीय आय को समझेंगे। क्या समझेंगे? यानी राष्ट्रीय आय होता क्या है। तो राष्ट्रीय आय को आप समझेंगे कि राष्ट्रीय आय आखिर में होता क्या है। तो राष्ट्रीय आय को बोलते हैं हम नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी जिसको हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय
आय, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय होता क्या है, तो राष्ट्रीय आय से आशय ऐसे आय से है जिसमें किसी देश में, यानी राष्ट्रीय इनकम होता क्या है, यानी नेशनल इनकम होता क्या है, नेशनल इनकम क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय से आशय ऐसे आय से है जो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित किए जाने वाले समस्त माल सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय होता है, परंतु इसमें किसी भी वस्तु अथवा सेवा की दोहरी गणना नहीं होनी चाहिए। यानी कोई भी ऐसा वस्तु है जिसको दोबारा रिपीट न किया गया हो, केवल एक ही बार उसका गणना कर लिया गया हो, उन समस्त आय को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोला जाता है। इसके बाद से राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय के लिए आपका एक समीकरण होता है, नेशनल इनकम बराबर होता है C+I+G-D+E-M। ये आपका देखिए ये समीकरण होता है, यानी C+I+G-D+E-M, जहाँ C बराबर होता है यानी उपभोग व्यय, और I बराबर होता है इन्वेस्टमेंट कुल विनियोग, और G बराबर होता है गवर्नमेंट यानी कुल सार्वजनिक व्यय, और M बराबर होता है आयात का मूल्य, और D बराबर होता है पूंजी का क्षय यानी डिफिसिट। इस प्रकार ये आपका राष्ट्रीय इनकम होता है। उसके बाद से फिर से राष्ट्रीय इनकम यानी अनुमान करने की विधियां कितनी हैं, तो राष्ट्रीय आय निकालने की यानी कई विधियां होती हैं। फिर से राष्ट्रीय आय की विशेषता क्या है, तो राष्ट्रीय आय की विशेषता में हो सकता है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि होती है, प्रति आय में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में यानी वृद्धि होती है, भारत तथा अन्य देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना करने में सहायक होता है, यह आय में अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन में सहायक होता है यह, ठीक है। उसके बाद से देखिए फिर से इसमें जैसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपका बहुविकल्पी में और भी क्वेश्चन आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि राष्ट्रीय आय की संबंध में सीमाएं एवं कठिनाइयों को बताइए। तो सबसे पहला सीमा एवं कठिनाइयां में यानी राष्ट्रीय आय की सीमा, राष्ट्रीय आय की यानी सीमा क्या है, राष्ट्रीय आय की सीमा यानी दोष। तो इसमें देखिए पहला दोष ये है कि इसमें यानी अशिक्षा क्या होता है, यानी अशिक्षा व अंधविश्वास, अशिक्षा व अंधविश्वास, अशिक्षा हो गया, अंधविश्वास हो गया। उसके बाद से इसमें वस्तु विनिमय व्यवस्था हो गया, वस्तु विनिमय व्यवस्था। उसके बाद से क्षेत्रीय विविधता हो गया, क्षेत्रीय विविधता। तो देखिए इसमें सबसे पहले अशिक्षा व अंधविश्वास में कैसे होगा, तो अशिक्षा और अंधविश्वास तथा उदासीनता के कारण अधिकांश व्यक्ति अपनी आमदनी, व्यापार तथा अन्य बातों से संबंधित सूचना देने में क्या करते हैं, संकोच करते हैं, लजाते हैं, शर्माते हैं, इसलिए राष्ट्रीय आय निकल नहीं पाता है। फिर से अंधविश्वास में वो क्या जीते हैं। उसके बाद से वस्तु विनिमय, तो वस्तु विनिमय क्या होता है, अर्ध विकसित देशों में अब भी वस्तु विनिमय तथा प्रचलित होने के कारण वस्तुओं के आदान प्रदान का वास्तविक मूल्यांकन करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आज भी अर्ध विकसित देशों में क्या होता है, इसका यानी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसके बाद से क्षेत्रीय विविधता, तो क्षेत्रीय विविधता भी क्या करता है, यानी राष्ट्रीय आय को यानी प्रभावित करता है। यह सबसे बड़ा क्या है, यानी दोष है। भारत में राष्ट्रीय आय के धीमी के कारण, जैसे मान लीजिए भारत में राष्ट्रीय आय के धीमी के क्या कारण हो सकते हैं, तो भारत में राष्ट्रीय आय के धीमी के कारण हो सकते हैं, यानी राष्ट्रीय आय के धीमी के कारण, यानी धीमी के क्या कारण हो सकते हैं, यानी भारत में राष्ट्रीय आय के धीमी के कारण पहला होता है आर्थिक कारण, मान लीजिए हो सकता है, यानी पैसे की यानी कमी हो सकता है, इसकी वजह से आपका फिर से सामाजिक कारण हो सकता है आपका, यानी समाज भी क्या होता है, जिम्मेदार होता है राष्ट्रीय इनकम को बढ़ाने के लिए। राजनीतिक कारण भी हो सकता है आपका, क्योंकि राजनेता लोग भी क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं यानी इनकम को बढ़ाने घटाने के लिए। उसके बाद से कृषि पर अत्यधिक बल, यानी हम लोग क्या करते हैं, कृषि पर अत्यधिक बल दिए हैं, इसलिए हमारा राष्ट्रीय इनकम क्या कमज़ोर होता है। फिर से औद्योगिकरण का अभाव, यानी हम अपने यहाँ क्या करते हैं, यानी अधिक से अधिक उद्योग का स्थापना नहीं करते हैं, जिससे अधिक से अधिक यानी नौकरी मिल सके, बेरोजगारी दूर हो सके, जिससे हमारा क्या यानी राष्ट्रीय इनकम यानी बढ़ता नहीं है। फिर से पूंजी निर्माण की कमी,
यानी हम क्या करते हैं, जो कुछ कमाते खाते हैं यानी सोचते हैं क्या करें, यानी जितना कमाएं उतना खा लें, यानी उसका पूंजी का निर्माण नहीं करते हैं, जिससे राष्ट्रीय इनकम में हमारा वृद्धि नहीं होता है। सॉरी, देखिए कहाँ तक हम लोग आए थे, राष्ट्रीय आय चल रहा था, ठीक है। इसके बाद से देखिए राष्ट्रीय आय चल रहा था, उसके बाद से जनसंख्या में वृद्धि भी क्या है, राष्ट्रीय आय को यानी कम करने के कारण है। जनसंख्या में वृद्धि, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, यानी जनसंख्या केवल बढ़ाते जाएंगे, सोचेंगे नहीं कि हमारा यानी लड़का कहाँ से खाएगा, कहाँ से उड़ेगा, कहाँ से पनेगा। जनसंख्या वृद्धि भी क्या है, एक राष्ट्रीय आय कम होने के कारण है। उसके बाद से राष्ट्रीय आय के यानी निम्न उत्पादकता, जैसे मान लीजिए हम उत्पादन क्या करते हैं, कम करते हैं, तो जब निम्न उत्पादन होगा तो बिक्री भी कम होगा, तो जब बिक्री कम होगा तो लाभ भी कम होगा, इसलिए क्या होता है, यानी राष्ट्रीय इनकम यानी बढ़ता नहीं है। अगला बेरोजगारी, यानी बेरोजगारी भी क्या करती है, राष्ट्रीय इनकम को यानी क्या करती है, कम करती है। बेरोजगारी होगी तो यानी लोगों के पास पैसा नहीं होगा, वह क्या करेंगे, यानी उनके पास पैसा नहीं होगा। फिर से अगला जातिवाद व्यवस्था, जातिवाद व्यवस्था भी क्या करता है, यानी एक राष्ट्रीय इनकम को यानी जातिक व्यवस्था भी क्या करता है, यानी प्रभावित करता है। उसके बाद से भारत के लोगों में क्या होता है, यानी यह सूत्र पाया जाता है कि संतोषम परम सुखम, यानी जब व्यक्ति यानी संतोष कर लेगा, संतोषम परम सुखम, संतोष कर लेगा तो क्या आगे कभी नहीं बढ़ सकता है। वह सोचता है कि जितना कमाए उतना ही में हम क्या रहें, सुखी रहें, जिससे वह क्या कर सकता है, यानी प्रयास करना छोड़ देता है, यानी थोड़ा सा कमाता उसी में वो क्या लगा रहता है। उसके बाद से अनेकों कारण हो सकते हैं। उसके बाद से मान लीजिए भारत में राष्ट्रीय आय सुझाव के कारण, तो सुझाव के कारण में पहला यानी कृषि का विकास करें, यानी कृषि से संबंधित जो भी हो उसमें क्या करें, विकास करें, यानी कृषि का विकास हो, कृषि उर्वरकता में विकास हो। उसके बाद से कृषि विपणन व्यवस्था में विकास करें, यानी कृषि के लिए खाद की व्यवस्था करें, उच्च किस्म की यानी बीज की व्यवस्था करें। इससे उद्योगों का विकास करें, यानी औद्योगिक विकास हो सकता है। उसके बाद से क्या हो सकता है, तो उसके बाद से मेन फैक्टर है जनसंख्या में कमी करें, क्या करें, जनसंख्या में कमी करें। उसके बाद से क्या हो सकता है आपका, यानी बचत को प्रोत्साहन दें, क्या दें, बचत को प्रोत्साहन दें, यानी बचत करें। उसके बाद से विवेकीकरण का प्रयोग करें, यानी विवेकीकरण का मतलब होता है युक्तिकरण या ढंग, यानी कोई भी काम करें युक्तिकरण से करें, नई टेक्नोलॉजी के साथ करें। फिर से वित्तीय स्थिरता, वित्तीय स्थिरता भी आपके लिए क्या होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। ये आपका क्या है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आय के बढ़ाने के क्या हैं, सुझाव हैं। उसके बाद से हम चलते हैं, देखिए नेक्स्ट चैप्टर से आपका क्वेश्चन, यानी सार्वजनिक क्षेत्र की बचतें, यानी चैप्टर का नाम है यानी बचत, क्या नाम है, यानी बचत व विनियोग, बचत व विनियोग। तो बचत होता क्या है, यानी सेविंग किसे कहते हैं, सेविंग किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले बचत, तो बचत यानी यस, यानी सेविंग बराबर होता है यस इजकल टू यानी वाई माइनस सी, यानी वाई माइनस सी को क्या करते हैं, बचत कहते हैं। जहाँ यस सेव होता है और वाई क्या होता है, वाई यर्न होता है, वाई क्या होता है, तो वाई यर्न होता है। और सी क्या होता है, तो सी आपका यानी क्या होता है, तो सी आपका यानी उपभोग होता है, यानी कंज्यूमर कितना यानी उसका उपभोग कर रहा है, ठीक है। यानी बचत होता क्या है, तो बचत से आज से ऐसी प्रक्रिया से जिसमें एक उपभोक्ता जितना देने को तैयार है लेकिन वास्तव में उतना वो नहीं देता है, उसे ही हम बचत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 रुपये देने के लिए तैयार है लेकिन उसको वस्तु 6 रुपये मिल जाती है, तो इसमें जो 4 रुपये का डिफरेंस है वही उसका क्या कहलाता है, यानी बचत कहलाता है। उसके बाद से देखिए एक होता है आपका GSR, क्या होता है, एक आपका होता है GSR, GSR। तो GSR बराबर सूत्र होता है GDS भागे GDP, GDS भागे GDP, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए आपका फिर से इसमें यानी सकल घरेलू अनुपात होता है, शुद्ध घरेलू अनुपात होता है, और इसमें यानी आपका बचत की दर क्या है, ये सब है। तो सकल घरेलू बचत एक होता है, एक शुद्ध घरेलू बचत होता है।
सकल घरेलू बचत क्या होता है? तो सकल घरेलू बचत यानी GSR होता है, यानी सकल घरेलू बचत भागे सकल घरेलू उत्पाद यानी प्रोडक्ट, यानी ग्रास डोमेस्टिक यानी सेविंग ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब उसके बाद से देखिए आपका शुद्ध बचत, एक होता है शुद्ध बचत यानी NSR, ठीक है, नेशनल सेव यानी नेशनल सेव आपका होता है नेशनल सेव रेट, यानी NSR क्या होता है? NSR होता है सकल घरेलू बचत माइनस स्थिर पूंजी का उपयोग भागे शुद्ध घरेलू उपयोग, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए आप, यानी भारत में जैसे मान लीजिए बचत के निर्धारक के तत्व क्या हैं? तो भारत में बचत के निर्धारक के तत्व पहला आय में वृद्धि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आय में वृद्धि होना चाहिए, यानी वृद्धि होगा तभी क्या होगा? यानी आपका बचत होगा। फिर से बैंकिंग में क्या होनी चाहिए? बैंकिंग में यानी आप पैसा जमा करें, सुधार करें। फिर से ब्याज की दर भी क्या करती है? बचत को यानी प्रभावित करती है। फिर से मुद्रास्फीति भी क्या करती है? बचत को प्रभावित करती है। फिर से आपका करारोपण की उपाय भी क्या करती है? एक बचत को प्रभावित करती है। ये सब फैक्टर हैं आपके। तो इसके बाद से भारत में बचत दर के निम्न होने के क्या कारण हैं? जैसे मान लीजिए, तो सबसे पहले भारत में बचत दर के निम्न होने के कारण, यानी पहला कारण ये हो सकता है कि उसमें क्या होता है? तो उसमें आय का निम्न स्तर होता है। यानी भारत में क्या है? आय का निम्न स्तर है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा कमाएंगे, मान लीजिए अपने परिवार भर का कमाएंगे, तो परिवार भर का कमाएंगे तो तुरंत खर्चा हो जाएगा, तो बचत बचेगा? तो नहीं बचेगा। फिर कृषि आय, यानी हम लोग क्या करते हैं? कृषि आय पर निर्भर हैं। तो कृषि आय पर निर्भर है तो मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है कि ज़्यादा बारिश हो जाता है, ओला पड़ जाता है, प्राकृतिक आपदा आ जाता है, तो कृषि फसल क्या होती है? नष्ट हो जाती है, तो जिस पर होता है। उसके बाद से भारी कारारोपण, यानी इस बार देखिए यहाँ पर जो टैक्सेशन का कार्य है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यानी मात्रा में टैक्स वसूला जाता है। मुद्रा प्रसार, तो यहाँ पर क्या है? मुद्रा प्रसार है। देखिए जब मुद्रा प्रसार होगा, मुद्रा प्रसार का मतलब ये होता है यानी मुद्रा की मात्रा क्या मार्केट में बढ़ जाती है। तो मुद्रा की मात्रा मार्केट में बढ़ जाएगी तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसमें बचत को क्या प्रोत्साहन नहीं मिलता है। उसके बाद से देखिए आपका, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन में सीधे हम आते हैं, समय को न लेते हुए, क्योंकि समय भी आपके पास कम है। लिखा है सार्वजनिक क्षेत्र की बचत GDP के प्रतिशत के रूप में 2014-15 में कितना थी? तो कितना थी? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 4.3%, 2.6%, 1.2%, 1.1%, यानी ए ऑप्शन क्या है? सही है। उसके बाद से फिर से विनियोग का अर्थ है। देखिए विनियोग होता क्या है? तो विनियोग से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से जिसमें आप क्या करते हैं? अपने पैसे को आप क्या करते हैं? कहीं यानी किसी वस्तु में लगाते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं या बैंक में जमा करते हैं, उसको यानी एक निर्धारित अवधि के बीत जाने के बाद से उसको यानी ब्याज सहित क्या करते हैं? बैंक से वसूल करते हैं। उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? यानी विनियोग बोला जाता है। यानी विनियोग होता क्या है? तो विनियोग से आशय यानी अपनी पूंजी को क्या करना, यानी बचत का वह भाग जो मशीनों, औजारों, उपकरणों आदि नई पूंजीगत वस्तुओं को खरीदने में लगाया जाता है, उसे ही हम विनियोग कहते हैं। और उन मशीनों से हम क्या करते हैं? उन उपकरणों से हम अधिक से अधिक क्या करते हैं? पैसा अर्जन करते हैं। तो इसमें देखिए विनियोग का अर्थ है, तो विनियोग का अर्थ क्या है? तो विनियोग का अर्थ है यानी इसमें ऋणों को खरीदना, नए कारखाने बनवाना, नए पुल का निर्माण करना, पुराने शेयर खरीदना। इसमें आपका ऑप्शन दूसरा का ऑप्शन यानी क्या? नए कारखाने बनवाना। कारखाने में क्या करेंगे? यानी मशीन बनाएंगे, तो मशीन बनवाएंगे तो क्या करेंगे? विनियोग करेंगे। कारखाने में क्या? अधिक से अधिक विनियोग करेंगे तो अधिक से अधिक लाभ होगा भविष्य में। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया निर्भर करती है तो बचत पर, व्यय पर, राष्ट्रीय आय पर, विदेशी ऋण पर। तो अभी बताएं यानी पूंजी निर्माण के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? तो पूंजी निर्माण के लिए सबसे पहले आपको बचत की आवश्यकता होगी। निवेश के घरेलू साधन हैं पूंजी का अंतरण करना, शुद्ध विदेशी मुद्रा, परिवार क्षेत्र की बचतें, विदेशी सहायता। इसमें आपका ऑप्शन क्या सही है? परिवार क्षेत्र की बचतें। भारत में 2016-17 में सकल घरेलू निवेश की दर रही है, तो कितना रही है? तो भारत में यानी 2016-17 में सकल घरेलू निवेश की दर यानी कितना रही है? तो 26.4% रही है। उसके बाद से सुमेलित कीजिए। लिखा है पूंजी का निर्माण, तो पूंजी का निर्माण यानी बचत पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। यानी पहला का अ से मिलान करेंगे,
फिर से ऊंची उत्पादकता है, तो ऊंची उत्पादकता है तो ऊंची उत्पादकता यानी पूंजीगत वस्तुओं का कुल भंडार से मिलान करेंगे। पीछे बचतों से अर्थ है, तो बचतों से क्या अर्थ है, तो राष्ट्रीय आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय नहीं हुआ हो यानी खर्चा नहीं हुआ, उसे क्या बोलते हैं, बचत बोलते हैं। पूंजी से अर्थ है, तो पूंजी से अर्थ क्या होता है, तो पूंजी से अर्थ होता है पूंजी निर्माण की दर में क्या करना, वृद्धि करना। और आय वृद्धि होती है, आय वृद्धि है तो आय वृद्धि क्या है, तो आय वृद्धि से यानी बचत में क्या होती है, वृद्धि होती है। आपका ऑप्शन क्या मिलान वाला हो गया। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है जीडीपी के बारे में, यानी ग्रास डोमेस्टिक यानी प्रोडक्ट। तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में यानी है, तो देखिए क्या कर रहा है, 2016-17 में जीडीपी में उद्योग का हिस्सा था। तो 2016-17 में जीडीपी में उद्योग का हिस्सा कितना था, तो उद्योग का हिस्सा आपका कितना था, यानी ऑप्शन 28%, 24.7%, 37.5%, 53.9%। 2016-17 में कितना था, तो 37%, यानी आपका ऑप्शन यानी 100 सही है। फिर से मार्च 2016-17 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे तो आपका ऑप्शन है 200 उद्योग, 298, फिर से 327, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन सही है, कौन सा सही है, आपका ऑप्शन यानी 10 सही है। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया, भारत में औद्योगिकरण की क्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी, तो आपका औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी। 12वीं योजना के लिए औद्योगिक विकास की दर का लक्ष्य है, तो 12वीं योजना के लिए औद्योगिक विकास की दर का लक्ष्य क्या है, तो आपका ऑप्शन 6% है, 7.6% है, 8.1% है, फिर से 1%, यानी आपका ऑप्शन क्या 20 सही है। औद्योगिक विकास की वार्षिक दर बढ़ाने के लिए उपाय अपनाना चाहिए, आपका ऑप्शन कौन सा सही है, उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग, मानवीय संबंध सुधार, ये सभी, यानी इसमें आपका ऑप्शन क्या है, ये सभी वाला सही है। उसके बाद से देखिए आपका अगला है, यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदय कब हुआ, तो अभी हम बताएं, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, एक मिश्रितवादी होता है, एक पूंजीवादी होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यानी सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, यानी इसमें यानी क्या, जो प्राइवेट सेक्टर के जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं का यानी बाजार पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। और समाज में केवल कल्याण देखा जाता है। और मिश्रितवाद में यानी व्यक्ति यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का यानी सहायता होता है, वो क्या होता है, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है, भारत में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम हुआ। तो भारत में मिश्रवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम कब हुआ, तो आपका ऑप्शन है 1833 में, 1883 में, 1890 में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। निजी क्षेत्र के प्रमुख दोष हैं, इसमें ऑप्शन है अ क्षेत्रीय विषमताओं का बढ़ाव, बी बेरोजगारी, सी अन्य देशों पर तकनीकी अस्थिरता, और डी ये सभी। तो आपका ऑप्शन क्या है, ये सभी, यानी सब, यानी तीनों ऑप्शन क्या देखने में आपका दोषी लग रहा है। अगला, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का पिछलग्गू हैं, का अपनापन स्वतंत्र अस्तित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, नियोजित अर्थव्यवस्था से प्रभावित नहीं होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन यानी तीसरा का क्या सही है, आपका ऑप्शन तीसरा का सही है। उसके बाद से सार्वजनिक क्षेत्र में अब आरक्षित क्षेत्रों की संख्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो 3 है। 31 मार्च 2017 को सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी संख्या, तो आपका ऑप्शन यानी 327 सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपका दिया है यानी आयात निर्यात से संबंधित। तो सबसे पहले आयात निर्यात पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा यानी
आयात निर्यात को पढ़ने से पहले आपको यानी पढ़ना पड़ेगा ये, सॉरी, 2017-18 में भारत के कुल आयातों का मूल्य था। तो कुल आयातों का मूल्य कितना था? तो सबसे पहले आयात को समझिए आप कि आयात होता क्या है। आयात क्या होता है? आयात का मतलब होता है यानी दूसरे देश से वस्तु को क्या करना, यानी मंगाना। यानी वस्तु को मंगाएंगे तो वही क्या कहलाता है, आयात कहलाता है। इससे आपके देश का यानी आर्थिक स्थिति क्या होता है, प्रतिकूल होता है। क्या होता है? प्रतिकूल होता है। उसके बाद से निर्यात होता है। तो निर्यात का मतलब क्या होता है, यानी अपने देश से दूसरे देश में वस्तु को क्या करना, भेजना। यानी वस्तु भेजेंगे तो आपका यानी आर्थिक स्थिति क्या, अनुकूल होगी। अनुकूल का मतलब ये होगा आपके यहाँ यानी पैसा आएगा और आपका वस्तु दूसरे देश में जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी देश से हम क्या करते हैं, वस्तु को मंगाते हैं। जैसे मान लीजिए चाइना से हम चाइनीज वस्तु खरीदते हैं तो अपना मनी क्या, चाइना में जाता है। तो चाइना में जाता है, चाइना यानी ताकतवर हो जाता है, अर्थव्यवस्था में यानी प्रबल हो जाता है, और हमारा देश क्या, पिछड़ा रह जाता है। इसलिए यानी हमको चाहिए कि निर्यात अधिक करें और आयात कम करें। उसके बाद से आपका नेक्स्ट है, इसमें दिया है 2017-18 में कुल आयात मूल्य था। कुल आयात मूल्य क्या था? तो कुल आयात मूल्य यानी ऑप्शन दिया है, ओ ऑप्शन है, ब ऑप्शन है, स ऑप्शन है। तो देखिए इसमें ओ ऑप्शन क्या है, सही है, यानी ओ को आप ट्रिक लगाएंगे। उसके बाद से 2014-15 में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयात की मद थी। यानी किसका आयात सबसे ज़्यादा किया गया था, यानी किसको सबसे ज़्यादा मंगाया गया था? तो जूट को मंगाया गया था, जूट को मंगाया गया था, अयस्क एवं खनिज को मंगाया गया था, फिर से सूती वस्त्र को, पेट्रोलियम को। तो किसको मंगाया गया था? तो आपका बी ऑप्शन सही है, अयस्क एवं खनिज को। भारत में 1950-51 में सर्वाधिक आयात किए जाते थे। तो सर्वाधिक आयात कहाँ से किए जाते थे? तो सर्वाधिक आयात अमेरिका से, ब्रिटेन से, सोवियत संघ से, जापान से। यानी 1950-51 में कहाँ से? तो अमेरिका से। 2014-15 में विश्व के साथ व्यापार में भारत का हिस्सा था। तो 2014-15 में विश्व के साथ व्यापार यानी भारत का हिस्सा कितना था? तब भारत में व्यापार में भारत का हिस्सा कितना था? तो आपका 2 पॉइंट क्या है, सही है। उसके बाद से दिया आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी गलत है? पूंजी खाता वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। यानी पूंजी खाता, सबसे पहले देखिए इसमें आप पढ़ेंगे यानी पूंजी खाता, चालू खाता यानी होता क्या है, किस चैप्टर के अंतर्गत आता है। तो इसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले यानी भुगतान संतुलन। क्या पढ़ेंगे? भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? तो भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि के लिए किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारों का लेखांकन किया जाता है। उस लेखांकन को ही हम भुगतान संतुलन के नाम से जानते हैं। यानी एक देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि के भीतर उसका बाकी विश्व के साथ मौद्रिक सौदों का यानी लेखा किस प्रकार हुआ, किस प्रकार एक दूसरे देश के साथ उसका व्यापार सौदा हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ, वह पक्ष में है कि विपक्ष में है, उसे ही हम भुगतान संतुलन की संज्ञा दिया